एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल पर। और विजय भव सीरीज में हम आज डील करने वाले हैं पीछे दिए गए कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। प्रस्तावना हो गया, आपका भाग हो गया और अनुसूची हो गई। यानी कि हम इंग्लिश में अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में हम देखेंगे आपके जो पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और साथ में हम शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। जितने भी पार्ट्स आपके यहाँ पर लिखे हैं, चाहे वो शेड्यूल हो, पार्ट्स हो, प्रियम्बल हो, हर एक जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? अगर भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करी जा रही है। तो हम डेमोक्रेसी के बारे में कहाँ पर पढ़ते हैं? प्रस्तावना में पढ़ते हैं, यानी कि प्रियम्बल में, या फिर हम पढ़ते हैं आपका भाग 3 में। भाग 3 में क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक? आपके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। उसके बाद आपका भाग 2 में आपका क्या दिया हुआ है? भाग 1 यानी कि आपका जिसमें स्टेट्स और यूटीज के बारे में बताया गया। इसमें आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब आप खुद सोच करके देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वर्ड कहाँ आता है? प्रस्तावना में आता है। तो ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर। चलेंगे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो संविधान की आत्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आत्मा, यहाँ पर और कुछ नहीं कहा है, सिर्फ संविधान की आत्मा पूछा है। और कुछ से मेरा मतलब है, अगर मान लो आपके पेपर में आ जाए कि किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, या फिर केटी शाह ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो फिर आंसर डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है। अगर यहीं पर होता कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और अगर हम केटी शाह की बात करेंगे तो उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। तो सबने अलग अलग चीज़ों को कहा है संविधान की आत्मा। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया था? अब देखो कि पढ़ो सारा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रियम्बल देखा है। अगर नहीं देखा तो अभी हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे और प्रियम्बल भी देखेंगे। एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। दूसरा कह रहा है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक गणराज्य। तो क्या लगता है क्या आंसर सही होगा? यहाँ पर देखो, अगर आप पढ़ोगे आपका प्रियम्बल तो उसमें हम प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरेनिटी की भी बात करते हैं। ठीक है, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। पंथ निरपेक्ष यानी कि हम किसकी? सेक्युलरिज्म की भी बात कर लेते हैं, सेक्युलरिस्ट। ठीक है, सेक्युलर सिंपल। उसके बाद हम लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो फिर हमारा सी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? यहाँ पर ये नहीं जैसे शब्दों को आप जरूर हाईलाइट कर लें। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या फिर संघीय। तो आप देखोगे ये सारे शब्द आते हैं। क्या नहीं आता? तो संघीय शब्द नहीं आता, और इस संघीय शब्द को हम अंग्रेजी में फेडरल कहते हैं। तो कहीं भी फेडरल शब्द हमारे प्रियम्बल में नहीं आता। अगले सवाल पे चलेंगे, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी कि हमारा, या कह लो पॉपुलर सोवेनिटी, पॉपुलर सोवेनिटी।
क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो जनता का प्रभुत्व है, या फिर जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है, या फिर न्यायपालिका का प्रभुत्व है, या फिर विधायिका का प्रभुत्व है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। यानी कि हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो 100 लोगों की एक आवाज़ होता है। जो भी हम MP, MLA, पार्षद वगैरह चुनते हो, वो क्या होता है, वो उस पूरे पार्षद, एक पूरे वार्ड की आवाज़ होता है। फिर कई सारे वार्ड्स को मिला करके आपका क्या बनता है, एक वहाँ का विधायक बनता है। तो वो विधायक जो है, एक विधायक चुना जाता है जो उस एरिया से। तो वो क्या होता है, वो उतने 10,000 या फिर जितने भी लोकेलिटी है, 1 लाख लोगों की आवाज़, वो एक विधायक होता है। तो वो एक विधायक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वो हमारा या फिर वो 10,000 लोगों का एक प्रतिनिधि है। तो हम किसको ज़्यादा, हम क्या संप्रभुता, कौन सी लोकप्रिय संप्रभुता को फॉलो करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो जनता के प्रतिनिधि। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अगला सवाल है, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को यानी कि प्रियम्बल को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया था। तो सबसे पहले जो है प्रस्तावना को लिखित रूप में अमेरिका ने शामिल किया था। और उसके बाद एक और फैक्ट याद रखना है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा जो प्रियम्बल है, वो सेम वर्ड से शुरू होता है, वी द पीपल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो कहते हैं वी द पीपल ऑफ USA। ठीक, तो वी द पीपल से हम दोनों का ही जो प्रियम्बल है वो शुरू होता है। ये भी बात याद रखने वाली है। अगला सवाल है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए गए हैं, यानी कि कितने बार अमेंडमेंट किया गया है। अभी तक कितने बार अमेंडमेंट किया गया है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ 1 बार अमेंडमेंट किया गया है, ओनली 1 टाइम, जिसमें हमने 3 शब्दों को जोड़ा था। और वो 3 शब्द कौन से थे, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और आपका इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किए गए। सिर्फ और सिर्फ 1 बार किया गया है, और वो भी कब, 42वें संविधान संशोधन में हमारे प्रस्तावना में अमेंडमेंट्स किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। इसको और भी कई नामों से जानते हैं, देखते हैं वो नाम कौन कौन से हैं। जैसे कि इसको कहा जाता है इंदिरा संशोधन, क्योंकि ये किसने कराए थे, इंदिरा गांधी जी ने कराए थे। उसके बाद इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान। इसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये कुछ इसके नाम है, जरूर याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी है कि हमारे प्रियम्बल में भैया सिर्फ 1 ही बार तो अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, और कब, 1976 में। क्या शब्द जोड़े गए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा क्या जोड़ा गया, कब जोड़ा गया। ठीक है, तो हमने ये 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर मैं इनको अंग्रेजी में लिखूं तो ये हो जाएगा सोशलिस्ट, ये हो जाएगा आपका सेक्युलर, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रिटी। और इन सब को जोड़ने के कब जोड़ा गया, अगर बात करें तो 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया। तो ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976। ओके, चलें आगे। चलो अगला सवाल, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो क्या प्रस्तावना में शामिल नहीं था, ध्यान से देखिए, स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी और न्याय। और क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा, क्या शामिल था क्या नहीं था।
क्योंकि 3 शब्द आपके बाद में जोड़े गए, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर समाजवादी, अभी जस्ट हमने इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि सोशलिस्ट शब्द जो है वो हमने 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा था। 42nd अमेंडमेंट के दौरान, 42nd संशोधन के दौरान हमने 3 शब्दों को जोड़ा। कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका एक और जो कि अखंडता। ठीक है, अंग्रेजी में अगर हम कहें तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। याद रखना, तो ए जो सी है हमारा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, बंधुता, प्रतिष्ठा की समानता, वयस्क मताधिकार। तो भाई ये सारे दिए गए हैं, न्याय की, बंधुता की, इन सब की बात करी गई है। किसकी बात नहीं करी गई है? तो वयस्क मताधिकार की बात नहीं करी गई है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि किसकी बात नहीं करी गई है, तो हमारा डी जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, केशवानंद भारतीय बनाम संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया जो कि एक ऐतिहासिक महत्व रखता है? केशवानंदा भारतीय केस हमेशा याद रखना, जो किससे रिलेटेड था? संविधान के मूल ढांचे से संबंधित था। मूल ढांचा यानी कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहली बार जब बात आई तो केशवानंद भारती केस में आई, और उसके बाद जो है बेसिक स्ट्रक्चर का क्या दायरा है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं, ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं। कौन बताएगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी तक जितने भी फैसले लिए गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, उन शब्दों को ज़रूर हम बता सकते हैं, जैसे कि इन्होंने भारत देश की सुरक्षा, संप्रभुता और इन कुछ शब्द हैं, इनको क्या माना है? बेसिक स्ट्रक्चर माना है। और इनका क्या प्रभाव है? प्रभाव सिंपल सा ये है कि हम कई चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। हम पूरा संविधान अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर में, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि हमारे यहाँ जो मतलब संप्रभुता का है, जो समाजवाद का जो मतलब है, हम उनमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, और इसीलिए ये डिसीजन आया था कि आप पूरा संविधान संशोधन कर डालो, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसको मत बदलो। ठीक है, चलो अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करना और लोकतांत्रिक केवल सरकार। ठीक है, तो सरकार का लोकतांत्रिक रूप यानी कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ हर 5 साल में एक नया बंदा चुन करके आए, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक समाज भी चाहते हैं। तो ये जो हमारा लोकतांत्रिक समाज हो वो किससे मिला जुला होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें बंधुता होनी चाहिए। तो बात भाई सही है कि नहीं? उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब सारे पे हमने टिक कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल सा डी हो जाएगा, है ना? डी विल बी द राइट आंसर। कि हम जब लोकतांत्रिक समाज की बात करेंगे तो लोकतांत्रिक समाज वही बनेगा जहां पर लोग स्वतंत्र हो, भाईचारा हो, आपस में समानता का व्यवहार करते हो और न्याय होता हो, तब हम बनेंगे लोकतांत्रिक समाज। और ये है हमारे आज के टॉपिक का पूरा जस्ट। तो ये है हमारा, यहाँ पर देखो जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वाला प्रियम्बल देखिए, जो हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी वाला प्रियम्बल, और हम बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट विद इन 2 और 3 मिनट्स इसको सम अप करेंगे। जैसे मैंने क्या चीज़ें बताई, जस्ट क्विक रिवीजन, कि वी द पीपल से शुरू होता है हमारा संविधान। यहाँ पर देखो हिंदी में भी हमारा संविधान किससे शुरू होता है? हम भारत के लोगों से। क्या क्या शब्द दिए गए हैं, जो बोल्ड में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जो मोटा मोटा अक्षर में लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि आपका समाजवादी,
यहाँ से शुरू करो। सॉवरेन यानी कि प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, एंड गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रभुत्व का अगर हम संपूर्ण, यहाँ पर देखो लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत अपने आप में समर्थ है, सक्षम है, किसी दूसरे देश को हमारे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला शब्द समाजवादी कहता है कि भारत समाजवाद का प्रचार करता है, ना कि किसी और विचारधारा का। समाजवाद यानी कि पूरे भारत में हर एक तबके को समानता का अधिकार है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, कोई भी हो, सबको इक्वालिटी का दर्जा, इक्वालिटी के अलावा भी सब क्या है, एक दूसरे की पहुंच या फिर सबको सारी चीजें प्रदान करी गई हैं, करने की कोशिश भी है। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ना किसी धर्म के साथ बैर है, बुराई है, भारत सभी धर्मों को मानता है, ठीक है। दूसरा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब, और गणराज्य, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारे यहाँ जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, और रिपब्लिक का मतलब है कि हर 5 सालों में बार बार चुनी जाएगी, एक निश्चित समय के लिए ही तो एक सरकार चुनी जाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद 5 सालों बाद फिर से एक नई सरकार सामने आती है। तो ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखो यहाँ पर कि हम एक ऐसा राज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने तरह की न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। पूरा प्रियम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर का नमूना है, पूरा प्रियम्बल जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक नमूना है, बात याद रखना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा, यहाँ पर एक जगह क्वेश्चन आया था ना कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, तो बिल्कुल इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन समय में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई वाला, और अखंडता का मतलब कि भैया जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि भाईचारा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये डेट याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बन करके रेडी हो गया था, बन करके रेडी हो गया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने प्रियम्बल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आएंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। दिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एपिसोड ही होगा वो। थैंक यू सो मच।